जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट कर रहे हैं, जो कि अनिवार्य प्रश्न पत्र सभी स्टूडेंट के लिए होता है। उम्मीद है कि आप आईसीटी वाला जो यूनिट है उसे कवर कर चुके होंगे। और यहाँ पे देखिए, हम कवर कर रहे हैं हायर एजुकेशन लर्निंग से संबंधित टॉपिक। ये आपका लास्ट यूनिट है और उम्मीद है कि ये सेशन भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में जो उच्च शिक्षा की विद्यमानता के सामाजिक संदर्भों की जटिलता संभवतः प्रणालीगत सुधारों को असंभव बना देती है। भारत में जो हायर लर्निंग है उसकी विद्यमानता के सामाजिक संदर्भों की जटिलता संभवतः प्रणालीगत सुधार जो होते हैं वो उसको असंभव बना देती है। दूसरा, अपर्याप्त अवसंरचना और अकादमिक समुदाय द्वारा प्रयोग और नवीन परिवर्तनों का जोखिम उठाने के बजाय, क्योंकि इसमें पहल और काफ़ी प्रयासों की आवश्यकता है, यथास्थिति को अधिमानता देना प्रधान अवरोध है। आपको हिंदी काफ़ी ज़्यादा इसमें टफ भी लग रहा होगा समझने में, तो इसमें इंग्लिश का भी ज़रूर यूज करें। जैसे कह रहा, दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच हायर एजुकेशन एग्जिस्टेंस इन इंडिया वेरी लाइकली मेक्स सिस्टमेटिक रिफॉर्म इज इम्पॉसिबल। तो कुछ आप अपने परिवेश में देखिए, क्या हमारी सामाजिक संरचना हमारे हायर लर्निंग को चेंज करने में मदद नहीं करती, उसको सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से वो अपनी जगह पे रिजिड है। दूसरा कह रहा है, द इनएडिक्वेसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एटीट्यूड ऑफ द एकेडमिक कम्युनिटी टू प्रेफर स्टेटस क्यो देन टेकिंग रिस्क विद एक्सपेरिमेंट्स एंड इनोवेशन दैट रिक्वायर्स इनिशिएटिव एंड कंसिडरेबल एफर्ट्स और द प्रिंसिपल इमीडिएट। तो जो कि जब भी हम एजुकेशन हायर लर्निंग में हमारे पास ये सुविधा होनी चाहिए कि इनोवेटिव चीज़ें हमें मिलती रहें, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, तभी तो कुछ नए शोध कार्य निकल के आएंगे। तो क्या ये दोनों अगर देखें तो फेवरेबल है एक स्टूडेंट के लिए जो हायर लर्निंग में है? तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन जो है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, भारत में उच्च शिक्षा की विद्यमानता के सामाजिक संदर्भों की जो जटिलताएं हैं, जो कठिनता है, उससे जो हम सुधार करना चाहते हैं वो असंभव सा लगता है, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त जो है अवसंरचना विद्यमान नहीं है। मतलब कि एक तरीके से अवसंरचना को कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यमान नहीं है। प्लस यहाँ पे अकादमिक समुदाय, ये भी जो कि नवीन परिवर्तन का जोखिम उठाने के बजाय इसमें पहल और काफ़ी प्रयास की ज़रूरत होती, वो नहीं करना चाहते। सरल शब्द में यही चीज़ समझाया जाए तो ये कह सकते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो रूढ़िवादिता, यही चीज़ होता है ना। तो जो भी हमारे यहाँ पे परंपरा से चीज़ें चली आती होती हैं, हम उसको बदलना नहीं चाहते हैं। हम सोचते हैं कि कोई नए ढर्रे पे चलेंगे तो हमारी परंपरा छूट जाएगी। तो वही मानसिकता कुछ नवीन विचारों को लाने ही नहीं देती है। तो वही कह रहे हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूढ़िवादिता प्रणालीगत सुधारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जिसमें भारत में उच्च शिक्षा भी सम्मिलित है, जिसकी वजह से उतना हमको कुछ नया देखने को नहीं मिल पाता है यहाँ पे। वही फॉरेन में वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उनका खर्च इसी पे होता है कि रिसर्च एंड इनोवेशन, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिसर्च करिए, इनोवेट करिए नए, तो इन पे ज़्यादा वो खर्च करते हैं, है ना। R&D पे, रिसर्च एंड इनोवेशन पे देखें या डेवलपमेंट पे, तो वो ज़्यादा ही खर्च करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से, कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं ये UGC के द्वारा स्थापित होती हैं, अभी हमने देखा था। तो ये UGC के द्वारा स्थापित होती है, या संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित होती है, या भारत सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा स्थापित होती है, या केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित होती हैं, या नीति आयोग द्वारा इनको फंड प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे दो ही चीज़ें आपको देखनी है, 2 और 4 जो है इसमें ऑप्शन सही है। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है कि ये संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित होती है। दूसरा, संसद अगर अपने इस्टेब्लिश्ड बाई एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, अगर इसको पार्लियामेंट जो है इसको इस्टेब्लिश करता है, तो ये फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होंगी, क्योंकि फंड भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही पाएगी। तो वही चीज़ है, 2 और 4 जो है, 2 और 4 ये राइट है। ये क्वेश्चन 2021 में आया था। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा हुई, जिसे UGC द्वारा मान्यता प्राप्त है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा, जिसे UGC द्वारा मान्यता प्राप्त है। केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं तथा शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्र में आते हैं। तो 2-3 चीज़ें आपकी क्लियर हुई कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ये संसद के अधिनियम द्वारा होती हैं, UGC से मान्यता प्राप्त भी होती हैं, और ये केंद्रीय सरकार इनको फंड देती है, और ये शिक्षा मंत्रालय का जो हायर लर्निंग डिपार्टमेंट आता है उसके तहत आती हैं। दूसरा है कि भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज,
कौन सा था? मिथिला था, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, कौन सा था? तो तक्षशिला था। भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 700 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी और यह उस समय अध्ययन का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तक्षशिला जो था 700 ईस्वी आसपास, ये पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला, देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के उद्देश्य से तक्षशिला आया करते थे। यह प्राचीन भारत का एक सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ही नहीं अपितु उस समय के चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था। पाणिनि प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणविद, कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता और चरक भारत के चिकित्सक सभी तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे या उनसे जुड़े हुए थे। पढ़े नहीं हुए थे, वो तो पढ़ाने वाले थे, पढ़ेंगे कहाँ, तो वो जुड़े हुए थे। जैसे कौटिल्य थे अर्थशास्त्र के रचयिता, चरक भारत के चिकित्सक थे और पाणिनि और संस्कृत व्याकरणविद थे। तो भारत में सबसे पुराना कौन सा हुआ? तक्षशिला हुआ 700 के आसपास। क्वेश्चन है कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने प्रस्तुत किया है क्या? भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने क्या प्रस्तुत किया है? चुनाव आधारित श्रेय योजना, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, अवर स्नातक स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन पर मापदंड, एमफिल पीएचडी पाठ्यक्रम कार्य हेतु विनियमन, विश्वविद्यालय अध्यापकों हेतु न्यूनतम अर्हता, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अवर स्नातक। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि जो है बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया यूजीसी हैज इंट्रोड्यूस, तो यूजीसी ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? भारत के माननीय जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कि विश्वविद्यालय जो यूजीसी है उन्होंने क्या प्रस्तुत किया है? तो यूजीसी ने क्या प्रस्तुत किया है? यूजीसी ने अवर स्नातक स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन पर मापदंड, कि पर्यावरणीय अध्ययन पे आप मापदंड प्रस्तुत करें, उससे संबंधित भी जो है स्टूडेंट में कुछ ना कुछ जो है जागरूकता है, इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए उनसे संबंधित। ओपन लर्निंग डिनोट्स, जब हम कहते हैं कि ओपन लर्निंग से पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या चीज़ वो दर्शाता है? उसको हिंदी में कहते हैं मुक्त अधिगम। तो हिंदी भी ध्यान रखिए, इंग्लिश भी। ओपन लर्निंग जो है मुक्त अधिगम कहलाता है। वो क्या चीज़ डिनोट करता है? फ्लेक्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, लर्निंग इन द ओपन स्पेस, लर्निंग विदाउट एनी फॉर्मल क्वालिफिकेशन, लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए, जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे जब हम ओपन लर्निंग की बात करते हैं तो क्या वो काल और स्थान के संबंध में नम्यता देता है? कहीं भी बैठ के आप सीख लो। दूसरा, मुक्त स्थान में आप लर्निंग कर सकते हो, ओपन प्लेस में कहीं पे भी। दूसरा, औपचारिक आहर्ता के बिना। औपचारिक आहर्ता यही कि आपको क्लास में डेली जाके अटेंडेंस नहीं लगवाना है। मूल्यांकन के संबंध में बहुत ही फ्लैक्सिबिलिटी होती है। निःशुल्क अधिगम। तो 2-3 चीज़ें आपको इससे फ़ायदा होती है ओपन लर्निंग से। काल और स्थान के संबंध में नम्यता, आप कहीं भी बैठ के इसकी लर्निंग कर रहे हो, मुक्त स्थान में आप लर्निंग कर रहे हो, तो ये फ़ायदा होता है ओपन लर्निंग का। काल और स्थान के समय में आपको नम्यता, जो कि आप डेली स्कूल कॉलेज रेगुलर ज्वाइन करते हैं कहीं पे, तो फिर वो आपको जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप काल और स्थान के संबंध में सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मुक्त स्थान में आप लर्निंग कहीं भी कर सकते हैं लर्निंग। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER की गणना निम्न अनुसार की जाती है। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER इन हायर एजुकेशन कैलकुलेट एज, कैसे हायर एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को जो है गणना करते हैं? तो देखिए यहाँ पे दिया है कि उच्च शिक्षा में नामांकन की संख्या जितनी होगी और 18 से 23 के आयु समूह में कुल जनसंख्या कितना है, गुणे 100 कर दे। या उच्च शिक्षा में नामांकन की संख्या 18 से 23 के आयु समूह में कुल जनसंख्या। इसी तरीके से एजुकेशन का एज करके और यहाँ पे दिखाया गया है 2-3। तो विकल्प ए, सकल नामांकन अनुपात एक सांख्यिकी मापन है जिसका उपयोग शिक्षा में जो नामांकित विद्यार्थी हैं उनकी संख्या ज्ञात करने में होता है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात की गणना 18 से 23 आयु वर्ग समूह के लिए होता है। और ये देखिए, ये भी ध्यान रखिए कि हायर लर्निंग में सकल नामांकन अनुपात की गणना 18 से 23 आयु वर्ग समूह के लिए किया जाता है और इसकी गणना की जाती है। उच्च शिक्षा में नामांकन की संख्या 18 से 23 आयु समूह में कुल जनसंख्या 8 और गुणे 100। यहाँ पे क्वेश्चन है, ऐसी असमर्थता जिसमें बौद्धिक क्रियात्मकता तथा अनुकूलित व्यवहार जैसा कि वह अवधारणात्मक, सामाजिक तथा प्रायोगिक अनुकूलन कौशल में परिलक्षित होता है, में महत्वपूर्ण परिसीमन देखा जाता है, क्या कहलाती है? तो ऐसी असमर्थता जिसमें बौद्धिक क्रियात्मकता तथा अनुकूलित व्यवहार जैसा कि वह अवधारणात्मक, सामाजिक तथा प्रायोगिक अनुकूलन कौशल में परिलक्षित होता है, में महत्वपूर्ण
परिसीमन देखा जाता है क्या कहलाती है? अभिव्यक्तिकरण विकार, बौद्धिक असमर्थता, संज्ञानात्मक दुर्बलता, सामान्य अधिगम असमर्थता, अतिक्रियाशीलता। तो ये समझना है कि ऐसी डिसेबिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन बोथ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड अडॉप्टिव बिहेवियर एज एक्सप्रेस्ड इन कॉन्सेप्चुअल, सोशल एंड प्रैक्टिकल अडेप्टिव स्किल इज नोन एज। अगर इस तरीके से दोनों ही आपको, अगर उसमें आपको देखने को मिल रहा कि किसी के व्यवहार में ऐसी असमर्थता विद्यमान है जहाँ पे आपको उसकी बुद्धि, बुद्धिमत्ता, अनुकूलित व्यवहार ये सब नहीं नज़र आ रहा है, एक लिमिटेशन में दिख रहा है, तो वो कौन से, मतलब कह सकते हैं कौन से सिचुएशन से गुजर रहा है, कौन सी समस्या से पीड़ित है। तो ऐसी असमर्थता जिसमें बौद्धिक, क्रियात्मक तथा अनुकूलित व्यवहार जैसा कि वो अवधारणात्मक, सामाजिक तथा ये में परिलक्षित होता है, में महत्वपूर्ण परिसीमन देखा जाए तो वो क्या कहलाता है? बौद्धिक असमर्थता, संज्ञानात्मक दुर्बलता तथा सामान्य अधिगम असमर्थता। तो यहाँ पे देखिए, एक तो बौद्धिक असमर्थता भी है क्योंकि दिमाग से एक कॉग्निटिव जो व्यवहार होता है दुर्बलता, प्लस एक जो होता है कि जनरलाइज में जो सारे स्टूडेंट में होता है सामान्य अधिगम, नॉर्मल जो लर्निंग की कैपेसिटी होती है वो भी नहीं है। तो ये तीन चीज़ों को दिखाता है, बौद्धिक असमर्थता को, संज्ञानात्मक, सामान्य अधिगम असमर्थता को। देखिए यहाँ पे दिया है, जो संज्ञानात्मक दुर्बलता किसी व्यक्ति विशेष को याद रखने, नई चीज़ सीखने, जैसे कोई बच्चा होता है कि कोई भी चीज़ बहुत आसानी से सीख लेता है, लेकिन ये जो संज्ञानात्मक दुर्बलता वाला बच्चा होगा वो किसी व्यक्ति विशेष को याद रखने में, नई चीज़ें सीखने में, ध्यान केंद्रित करने में, दैनिक जीवन को बहुत प्रभावित करता है, वो निर्णय लेने में उसे परेशानी होगी, तो वहाँ पे संज्ञानात्मक दुर्बलता है। बौद्धिक असमर्थता जब किसी व्यक्ति के द्वारा एक सीमा तक ही सीखने या कार्य करने की बौद्धिक क्षमता होती है तो उसे बौद्धिक असमर्थता कहते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। NAAC, NAAC नाक, इससे पहले भी हमने देखा था कहाँ कहाँ ये लोकेटेड है। NCTE, तो NCTE यहाँ पे दिया है। इसके अलावा AICTE, तो इस सबको हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, अभी तो आप क्वेश्चन देखिए। इनके अलावा दिया है ICSSR। इन सबके देखिए, एक तो आपसे पूछा कि कहाँ पे सिचुएटेड है, दूसरी चीज़ अब ये पूछ रहा है ना कि इसका जो है कब कब ये स्थापित हुए, इस्टेब्लिशमेंट डेट पूछा है। तो यही चीज़ हम जब पढ़ेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि कैसे कैसे एक टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। वहाँ पे पढ़ाते हुए हम बताएंगे कि देखिए ये टॉपिक से ये क्वेश्चन आया था और ये सब 2021 का, यानी आप बिल्कुल ट्रेंडी पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस प्रश्न को NTA द्वारा मूल्यांकन से बाहर रखा गया। सही सुमेलित वैसे आपको ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट है सब। तो यहाँ पे देखिए जैसे NAAC, इसकी स्थापना 1994, नाक की जो स्थापना है ये इसकी स्थापना 1994 में, और NCTE तो NCTE की स्थापना 1995 में हुआ है। AICTE की स्थापना 1945 में हुआ है और AICSSR करके 1969 में हुआ है। उच्च शिक्षा के शिक्षक को कतिपय मूल्यों को अनिवार्य रूप से आत्मसात करना चाहिए और उसे छात्रों के साथ एक शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। कहा जा रहा है कि ये टीचर, आप जो हायर एजुकेशन का टीचर होता है उसको मस्ट इम्बाइब सर्टेन वैल्यूज एंड मस्ट, क्या करना चाहिए उसे छात्रों के साथ एक शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। दूसरा, निष्ठापूर्वक कार्य करने का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा, विषय और छात्रों से प्रेम होना चाहिए उसका। चौथा, छात्रों तक सूचना का प्रभावशाली तरीके से प्रेषण करना चाहिए। अध्यापन के दौरान सूचना व संप्रेषण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए। तो हायर लर्निंग में एक जो अच्छे टीचर से आप ये क्या कल्पना करते हैं कि आपको क्या क्या मिलना चाहिए। तो हायर लर्निंग में जब भी शिक्षक आपको दे तो कतिपय मूल्यों को ध्यान रखें। एक तो निष्ठापूर्वक कार्य करने का आदर्श, कि जो भी उसको काम दिया गया स्टूडेंट को जो सिखाना है उसको बहुत ही निष्ठापूर्वक वो कर रहा है। पहला चीज़ ये हो गया, निष्ठापूर्वक कार्य करने का आदर्श प्रस्तुत करें। दूसरा, विषय और छात्रों से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि जब उसको विषय से प्रेम नहीं होगा, छात्रों से नहीं होगा, तो नहीं विषय, जब विषय भी नहीं आएगा, अगर सब्जेक्ट पे कमान नहीं है तो डिलीवर क्या करेगा। तो यानी सब्जेक्ट पे कमान हो और जिनको डिलीवर करना हो उनसे भी उसका अफेक्शन हो। दूसरा, व्यक्तित्व का प्रभावी छाप छोड़ना चाहिए जिससे बच्चे जो है ध्यान से उन चीज़ों का एक्सेप्ट करें। तो निष्ठापूर्वक कार्य करना, विषय और छात्रों से प्रेम करना, व्यक्तित्व का प्रभावी छाप रखना।
यूजीसी ने हायर लर्निंग की सभी शाखाओं के लिए पूर्व स्नातक कोर्स के लिए एक 6 माह का मॉड्यूल पाठ्यक्रम का अधिवेश दिया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो यूजीसी ने उच्च शिक्षा की सभी शाखाओं के लिए पूर्व स्नातक कोर्स के लिए एक 6 माह का मॉड्यूल पाठ्यक्रम का अधिदेश दिया, जिसका उद्देश्य क्या है? सीबीसीएस को सही मायने में लागू करना, पर्यावरण के प्रति ज्ञान कौशल और अभिवृद्धि को बढ़ाना, विभिन्न स्थानीय पर्यावरणीय पक्षों को प्रत्यक्ष ज्ञान देना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करना, पर्यावरण का संरक्षण करना। अभी आपने कुछ ऐसा ही क्वेश्चन और भी देखा था, लेकिन ये कह रहा है कि यूजीसी ने जो हायर लर्निंग में सभी शाखाओं के लिए पूर्व स्नातक कोर्स के लिए एक 6 महीने के मॉड्यूल का पाठ्यक्रम जो दिया है वो किन चीज़ों से संबंधित उसने दिया है? तो यूजीसी का पूर्ण नाम जिसे कंप्लीट उसका नाम यूजीसी का क्या? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो हायर लेवल पर प्रभावी शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करती है। यूजीसी ने हायर लर्निंग की सभी शाखाओं के लिए पूर्व स्नातक कोर्स के लिए एक 6 महीने के मॉड्यूल तैयार किए हैं, जिसका उद्देश्य है कि पर्यावरण के प्रति ज्ञान कौशल और अभिवृद्धि को बढ़ाएं बच्चों में। अब देखिए, एक समय था कि इन्वायरमेंट का एजुकेशन इतना ज़रूरी नहीं था, ना ही इतना पॉल्यूशन था, ना ही इतना पॉपुलेशन था, बट आज की सबसे बड़ी जो समस्या वो ग्लोबल वार्मिंग है। तो इन सब को दूर करने के लिए आपको जो है इन्वायरमेंट का जो एजुकेशन वो इंट्रोड्यूस किया गया, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए जो हायर लर्निंग में है टीचरों को ये कहा गया कि हाँ वो चीज़ें करें। यूजीसी ने भी अपनी गाइडलाइन वगैरह में भी इस चीज़ को मेंशन किया। तो ये पर्यावरण के प्रति ज्ञान कौशल और अभिवृद्धि को बढ़ाने के लिए, विभिन्न स्थानीय पर्यावरणीय पक्षों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए। यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो रहा होगा, तो कंटिन्यू इसको देखते रहिए और हम इसके स्टैटिक पोर्शन को भी कराएंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।